हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी अच्छी चलिए, ठीक है दोस्तों। आज हम प्लेटफॉर्म का जो बिहार एसएससी का सेट नंबर 9 एपिसोड डिस्कस करने वाले हैं, और इससे पहले हम 8 सेट जो प्लेटफॉर्म का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसके सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो आपको बताना कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 74 का 1। याद है, अनुच्छेद 74 का 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी शोषण के विरुद्ध। याद है, शोषण के विरुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले काम में नहीं लगाया जाए, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद पर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा यह किस देश से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है, अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग। याद रखिए, राज्य वित्त आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है भी याद रखिएगा, 243 का आई। याद 243 का आई। अगर हम बात करते हैं 280 की बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति 5 सालों पर एक वित्त आयोग का गठन करता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना के तहत। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय। याद रखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, मैडम वीका जी कामा को कहा। याद रखिए, मैडम वीका जी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों को माता कहा जाता है, ठीक है। और मैडम कामा प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। याद रखिएगा, और कब फहराए थे। तो याद रखिए 1907 में, 1907 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। याद रखिए, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा जो होता है ये अस्थायी सदन होता है। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो 6 साल का होता है। याद रखिए, 6 साल का होता है। इसका कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है नए सदस्य क्या चुन लिए जाते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, 1993 इसका राइट आंसर। याद है, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ये जो है आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं, बाकी प्रति व्यक्ति की निम्न आय, उच्च मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है। बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बांग्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा देश है जो भारत के सबसे अधिक सटा हुआ है, तो वो भी बांग्लादेश है। और करीब कितना है, तो 4000
96 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। सीमा साझा करने वाला देश सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। और सबसे कम कौन है? तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, याद है, प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अब भारत में पंचायती राज के 3 स्तर, एक होता है ग्राम स्तर, दूसरा होता है प्रखंड स्तर और तीसरा होता है जिला स्तर। तो ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत होता है, और प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति होता है, और जिला स्तर पे जिला परिषद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होती है। याद रखिए, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्याज होता है। अगर हम बात करें नारियल की, नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल होता है, केरल प्रथम स्थान है। अगर हम छोटी इलायची की बात करें तो वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो केरल में ही होता है। अगर सब्जी पूछा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कांस्ययुग सभ्यता। याद रखिए, कांस्ययुग सभ्यता इसका अन्य नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था, ठीक है। और सब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि बुद्ध का सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? तो याद, वो भी याद रखिए, श्रावस्ती में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जानकारी प्राप्त होती, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उपनिषदों के लिए किया गया। टोटल कितने उपनिषद हैं? तो 108, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम वही बात करते हैं 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऊंचाई महत्व नहीं है, यानी कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जनरली ऊंचाई, यानी कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ऊंचाई इसका महत्व नहीं है। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? तो याद रखिए किस राज्य में? तो कर्नाटक में होता है। और चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो असम में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आपसे कंट्री में पूछा कि किस देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होता है, तो ब्राज़ील में होता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाते हैं? तो ये 12 महीना, 12 महीने इसको लगता है तैयार होने में। और इसका टेम्परेचर कम से कम चाहिए 26 से 32 डिग्री इसका टेम्परेचर चाहिए। और पानी कितना चाहिए? 75 से 120 सेंटीमीटर इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गन्ना का जन्मभूमि कौन सा देश है, तो भी याद रखिएगा भारत है, ठीक है। कौन सा देश है? तो भारत याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल रबी फसल नहीं, कौन सी फसल रबी फसल नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मक्का जो है रबी फसल नहीं बल्कि एक खरीफ फसल, ऐसे चावल हो गया, मक्का हो, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। बाकी गेहूँ, जौ, सरसों, चना, ये सब जो है आपके रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। याद है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसके और साथ साथ ये भी याद रखिए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ था। पहला कब हुआ था? 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी।
उसके बाद सेकेंड जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, जिसे पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखिए फिरोज शाह तुगलक। एक क्वेश्चन बनता है किसके शासन काल में सबसे अधिक गुलाम थे? भी याद रखिए फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। और लगभग कितने गुलाम थे? तो याद रखिए 1,80,000 के आसपास। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मैसूर, इसका राइट आंसर हो। याद रखिए मैसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेंजली ने लागू किया था, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है, कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो वो था रॉलेट कानून। रॉलेट कानून था। याद है रॉलेट कानून के बाद ही महात्मा ने असहयोग आंदोलन क्या किया था, शुरू किए थे। और कब किए थे? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और समाप्त हुआ था 12 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी कल्पना चावला। याद रखिए कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कल्पना चावला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, डैश दे रखा है कुछ चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। तो बताना है कि कब ये लैंड किया था? यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारण किया है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2023 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन से भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, यानी उस वक्त इसको मलेरिया मुक्त घोषित कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप जो किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये बैडमिंटन से संबंधित है। याद रखिए बैडमिंटन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन अभी का है, भारत ने 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप खिताब अपने नाम किया है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जिसको बोलते हैं के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रवि सिन्हा को नियुक्त किया। याद रखिए रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर जिले से, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश आपको बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी 31 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे गोलार्ध में पूछा है किस गोलार्ध में घनी आबादी है, तो याद है विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए, ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून का उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भूवि क्षेपी पवन के नाम से इसको पुकारते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? तो याद रखिए 111 किलोमीटर होता है। याद रखिए 111 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विषुवत रेखा पे 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है विषुवत रेखा पे? तो 111
इस पॉइंट होता है 3 2, ये भी याद रखिएगा। ये विषुवत रेखा पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होगी और ये विषुवत रेखा पे अक्षांशों के बीच की दूरी होगी, यानी 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टोटल कितने अक्षांश हैं, तो 181, लेकिन कहीं कहीं 179 लिखता है, क्योंकि ध्रुव को जो पोल होता है इसको पॉइंट अगर मान लिया जाए तो दो इसमें क्या हो जाता है, दो इसमें से माइनस हो जाता है, तो इस तरह से क्या होता है 179 क्या होते हैं, अक्षांश होते हैं। ठीक है, देशांतर रेखा कितना होता है 360, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का आता है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, BS मिन्हास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 का था विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं उसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, वाशिंगटन DC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नॉर्वे का। याद रखिए नॉर्वे का खिलाड़ी, ठीक कौन है, तो मैग्नस कार्लसन द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि 11 और 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाए जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ थी, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान की एक कैपिटल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शांतनु गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए शांतनु गुप्ता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा S विजय लक्ष्मी। याद रखिएगा S विजय लक्ष्मी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो आपको बताना है कैसे हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इस्लाम से। याद रखिए इस्लाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है, तो बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति के निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता इसका राइट आंसर, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा है कि वांसदा जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, ये गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 अष्ट छाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी आचार्य विठल नाथ के द्वारा की गई थी। याद रखिए अष्टधाम की स्थापना आचार्य विठल नाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 कहता है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था, तो याद रखिए उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ था और झारखंड जो 2000 में अलग हुआ था। अगर एक डेट याद रखना है तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था, कब घोषणा किया गया था, तो 1911 में घोषणा किया गया था। लेकिन बंगाल से बिहार विधिवत जो है 1912 में अलग हुआ था। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बापू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो ये पटना था। यानी वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था, ये पटना था। और पटना में वहाबी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे, तो इलायत अनी और विलायत अनी, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है निम्नलिखित में कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, त्यागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्यागराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है,
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक और कितना है, तो 1880 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ये भी याद रखिए। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो कैमूर का है। किसका है, कैमूर का है। और राज्य में पूछा कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो भी बिहार ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, वायुमंडल नहीं, इसीलिए ध्वनि सुनाई नहीं देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण क्या होता है, जल की कठोरता होती है, याद रखिएगा। और जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर हम आसानी से उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेशी में विकसित विंडोज़ के साथ बदलने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, माया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है, आपका मिश्रण है ना। तो वायु क्या है, आपका मिश्रण। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब पीतल की बात किया जाए तो पीतल जो कौन कौन तत्वों से मिलकर बना है, तो पीतल में क्या क्या होता है, कॉपर और जिंक होता है। इसी का मिलता जुलता एक कांसा होता है, कांसा भी मिश्र धातु है, इसमें क्या होता है, कॉपर प्लस क्या होता है, एसएन होता है। क्या होता है, कॉपर प्लस एसएन होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डायबिटीज होता है, जिसको बोलते हैं शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी कहते हैं। और इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग जिसको बोलते हैं लैंगर हैप दीप में एक होता है बीटा कोशिका होता है। क्या होता है, बीटा कोशिका होता है, वहीं से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? देखिए यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ऐसे 4 डिग्री पे होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दे रखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका राइट आंसर हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं, तो यहाँ पर मगरमच्छ जो है स्तनधारी प्राणी नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, औरक्त किरण का जो है, औरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अगर कलर में पूछा है तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। अगर मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जीएस सॉल्यूशन पर मैथ का प्रैक्टिस चल रहा है, वहाँ प्लेटफॉर्म का कराया जा 25 क्वेश्चन जो प्लेटफॉर्म में मैथ का उसको कराया जा रहा है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पर लिंक जो है इस चैनल जीएस सॉल्यूशन का लिंक वहाँ पर दे रखा है, वहाँ से सीधे आप उस चैनल पे चले जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 59 कहता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरह से एक होता है हंसाने वाला गैस जिसका फार्मूला होता है N2O, जिसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, उसका चमक कम हो जाएगी। राइट आंसर आपके यहाँ पे सी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताने कौन सा कथन यहाँ पर सही है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित होता नहीं। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी वस्तु का इमेज जो है कहाँ बनता है, अगर लाइट एसेंट्रिक कर रहा है, यहाँ पर रेटिना है
तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, याद रखिएगा। अगर रेटिना से पहले इमेज अगर यहाँ बनता है तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर रेटिना के पीछे बनता है तो इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, चाइना रोज इसका राइट आंसर हो। याद रखिए चाइना रोज के साथ अगर हम बेकिंग सोडा घोल को मिलाएंगे तो ये हरा रंग देता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, याद रखिएगा मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से बताना है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो पहला ही स्टेटमेंट दे रखा है ये गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण एनीमिया नहीं तो बल्कि आयरन के कारण होता है। नहीं, आयरन के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो घेगा रोग होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है, घट जाता है। तो इस तरह के साइंस में जो साइंस का प्रैक्टिस है जो सामने चलता है उसमें कराया गया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है, ये आपको दे रखा है और ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना है, ऑक्सीकरण संख्या आपको फाइंड करना है किसका, पी का। तो यहाँ देखिए मैग्नीशियम में कितना होता है, 2 होता है, 2 यहाँ पर लगा हुआ तो 2 दूना कितना हो गया, 4 होता है। फास्फोरस का फाइंड करना है तो अगर x मानते हैं पी इसमें 2 लगा हुआ है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, वैलेंसी -2 होता है और 7 लगा हो तो 7 दूना कितना होगा, 14 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या करना है, 0 के बराबर। तो ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा और 2x इज इक्वल टू 10 उधर जाएगा तो प्लस में हो, यहाँ से x का वैल्यू 5 आएगा तो राइट आंसर आपका ए हो जाए, यानी 5 इसका राइट आंसर, यानी पी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 करता, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल उसके बाद डैश दे रखा पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 5 जूल इसका राइट आंसर। याद रखिए 5 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि एक ट्रांसफर मुक्त बदलता है, ट्रांसफर का काम क्या है। तो वोल्टेज से रिलेटेड है, वोल्टेज को घटाना यानी बढ़ाना। तो ये किससे संबंध है इसका, तो वोल्टेज से। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो सिंपल सा बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये। तो राइट आंसर आपका बी हो जाए, आइसोप्रीन इसका राइट आंसर हो। याद रखिएगा आइसोप्रीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी उत्तक है। साधारण और अस्थायी उत्तक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पेरेनकाइमा, जिसको मृदुत्तक कहते हैं, यानी पेरेनकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पेरेनकाइमा क्या होता है, पादप के घाव, पेड़ पौधों के घाव को भरने का काम करता है, ठीक है। और पेरेनकाइमा जो है पौधों के कोमल भाग में जैसे पत्ती, फूल, फल में पाया जाता है, ठीक है। चलिए जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम क्या है, जो जड़ों में जो खनिज लवण उसको पत्ती तक पहुंचाना। एक होता है फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है कि जो लीफ में जो खाना बन जाता है उसको पेड़ के सभी भागों में पहुंचाने का काम रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कंपाइलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 का, तो यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, यह काला दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है, माइकलसन मॉडले प्रयोग आधार बना है। तो किससे बना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इथर परिकल्पना के पतन का। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है कि एक डायोड होता है।
तो डायोड क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, केवल एक दिशा में चालन होता है, यानी केवल एक दिशा में क्या होता है, चालन करता। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 का था, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। तो आपको बताना है कि डीएनए प्यूरिन क्षार क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एडेनिन होता है, गुआनिन होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, और उसके बाद 25 क्वेश्चन जो है जीएस सॉल्यूशन, ये चैनल का नाम, न्यूज़ चैनल का नेम है। इस चैनल का लिंक जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया है, वहाँ से आप सीधे इस चैनल पर जाइए और वहाँ प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।